तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, कंपनी को आप बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जैसे कि अभी एजीआर का जो मामला चल रहा है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसका जो मामला अभी कोर्ट ने खारिज किया है, तो उसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उसका अलग अलग राय आ रहा है दूरसंचार कंपनियों को लेकर के। तो चलिए आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के इसी संबंध में कि लोग जैसे कि बोल रहे हैं कि इनका जो शेयर है वो 2 रुपये भी चला जाएगा और इसके नीचे चला जाएगा, या फिर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि इसका शेयर प्राइस फिर से जो है रिबाउंड होगा और आगे चल के यह कंपनी फिर से आगे बढ़ेगी। तो चलिए, लोग तो अपना अलग अलग बातें बोलते रहेंगे, लेकिन हमें कुछ चीज़ें जो है जरूर जानना चाहिए अगर हम इस कंपनी पर निवेश करना चाहते हैं। तो कंपनी क्या करती है इसके बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें जो अगर आप इन्वेस्टर हैं और या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर इन्वेस्ट किए हुए हैं उसको होल्ड करना चाहते हैं, या फिर सब कुछ बेच बाच के निकल जाना चाहते हैं, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें आपको डिसीजन लेने में जरूर हेल्प करेगा यह वीडियो। तो अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो का जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क में मेनली मैं बात करता हूं, तो अगर नेटवर्क कनेक्शन की बात करूं तो स्पेक्ट्रम होल्डिंग कंपनी के पास लगभग 8030 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम होल्डिंग है। यूनिक लोकेशन की बात करूं तो 1,83,300 इनके लगभग यूनिक लोकेशन है। ब्रॉडबैंड साइट्स की बात करूं तो लगभग 4,17,250 इनके ब्रॉडबैंड साइज है। ओएफसी की बात करूं तो लगभग 3,01,850 किलोमीटर तक का इनका ओएफसी है। टाउन और विलेजेस कवर्ड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी लगभग 4,87,000 से भी अधिक गांव और शहर को कवर करता है। सब्सक्राइबर साइज की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास लगभग 210 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड लोकेशन की बात करूं तो 60 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड लोकेशन है। 4G मेमो रेडियो डिप्लॉयमेंट की बात करूं तो 13,900 से अधिक इनका रेडियो डिप्लॉयमेंट और 4G मेमो है। और रिटेलर्स की बात करूं तो 7,28,000 से अधिक इनके रिटेलर्स हैं। और ब्रॉडबैंड ब्रांडेड स्टोर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2,30,000 से अधिक इनके पास ब्रांडेड स्टोर हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर लेके चलता हूं, जिससे आपको कुछ मजेदार चीजें देखने को मिलेगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आप यहां पर नजर डालेंगे तो सन 2022 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास लगभग 75% तक का होल्डिंग था इनके प्रमोटर के पास। उसके बाद मार्च सन 2023 से कंपनी के जो प्रमोटर के पास केवल 50% का होल्डिंग रह गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह होल्डिंग खरीदा किसने? पब्लिक ने खरीदा, एफआईएस ने खरीदा, डीआईएच ने खरीदा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है इसका जो होल्डिंग था उसको पूरा गवर्नमेंट ने खरीद लिया। गवर्नमेंट का यहाँ पर किसी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं था। 0.00 या 0.06% तक की होल्डिंग आपको यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आप जैसे ही जो है यहाँ पर मार्च में प्रमोटर का होल्डिंग कम होता है, वहीं पर गवर्नमेंट का होल्डिंग बढ़ करके कितना हो जाता है? 33.18% हो जाता है। तो ऐसा हुआ क्यों? तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर दूरसंचार कंपनी को एजीआर जो है चुकाना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो कंपनी वोडाफोन आइडिया को आप जान रहे हैं कि अभी कंपनी ना तो किसी प्रकार की प्रॉफिट कर रहा है और ना कम, हमेशा देखेंगे तो इनके बैलेंस शीट में आपको लॉस ही नजर आएगा। तो जो एजीआर का बकाया था उसको चुकता करने के लिए वोडाफोन आइडिया ने क्या किया कि गवर्नमेंट को अपना इक्विटी दे दिया, जिससे उनका एजीआर का जो कर्जा था वो भी चुक गया और कंपनी का जो शेयर था वो जो है गवर्नमेंट के पास चला गया। तो 33.18% इस प्रकार से गवर्नमेंट के पास चला जाता है। उसके बाद अगर आगे फिर से आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो पब्लिक प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो यहाँ पर फिर से जो है मार्च सन 2024 में कम कम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बताऊंगा कि मार्च के बाद यहाँ पर देखेंगे कंपनी की गवर्नमेंट के पास 32.23% की हिस्सेदारी है। उसके बाद जैसे ही जून क्वार्टर जो आया तो आप देखेंगे कि जून से पहले मार्च में एफआईएस के पास 1.97 और डीआईएस के पास 2.20% की हिस्सेदारी थी। लेकिन जो है जून के क्वार्टर में कंपनी के जो शेयर्स को
एफआईएस और डीआईएस ने मुख्य रूप से एक्वायर किया। यहाँ पर आप देखेंगे एफआईएस की हिस्सेदारी 1.97 से बढ़कर के 12.67% हो गया और डीआईएस की हिस्सेदारी 2.20 से बढ़कर के 7.44 हो गया और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर 32.23% से बढ़ करके 23.80% हो गया और पब्लिक के पास कितना आया, केवल जो है 14.69% से 17.89%। तो यहाँ पर आप स्टॉक के जो मूवमेंट, शेयर का जो मूवमेंट की अगर बात करेंगे दोस्त, को होल्डिंग जो गया है वो स्ट्रॉन्ग हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड गया है। मतलब पूरा होल्डिंग गवर्नमेंट ने पब्लिक को नहीं चिपकाया है, बल्कि उसको एफआईएस और डीआईएस ने एक्वायर कर लिया है। तो कंपनी का जो यहाँ पर आप देखेंगे एफआईएस ने लगभग जो है 10% का होल्डिंग एक्वायर किया और डीआईएस ने लगभग 5 से 6% का होल्डिंग एक्वायर किया और पब्लिक के पास केवल आप देखेंगे कि 2 से 3% की होल्डिंग ही जो है जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह संकेत मिलता है दोस्त की कंपनी आगे चल के कुछ ना कुछ तो करेगी, जिसके वजह से ये बड़े इन्वेस्टर इन पर जो है इतना विश्वास जता रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर के पास अभी जुलाई मंथ की अगर मैं बात करूं तो जुलाई मंथ में कंपनी के पास जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास वो है 37.18%, एफआईएस के पास 12.78%। फिर से जो है जून के बाद जुलाई में भी जो इनका होल्डिंग बढ़ा था और एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाया था और डीआईएस ने थोड़ा सा कम किया था 6.95%। और पब्लिक के पास टोटल अभी जो होल्डिंग आ गया है वो 19.91%, यानी कि 20% के आसपास अभी पब्लिक का होल्डिंग है। और आपको बता दूं कि जो प्रोमोटर ग्रुप है 37.18% का जो होल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें आदित्य बिरला ग्रुप का लगभग 14.6% का होल्डिंग है और वोडाफोन ग्रुप का जो है इस पर 22.6% का होल्डिंग है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपने जितने भी इक्विटी था उसको ऋण चुकाने के लिए किसी दूसरे गवर्नमेंट को दे दिया, तो ऐसा वो आगे भी कर सकती है। हो सकता है फिर से जो है कंपनी अपने आगे कर्ज चुकाने के लिए अपने इक्विटी को गवर्नमेंट को दे दे, उसके बाद गवर्नमेंट किसी बड़े इन्वेस्टर को दे दे। तो आगे चल के कुछ भी हो सकता है कंपनी पर, आगे चल के जो है इस प्रकार से अगर कुछ होता है, डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग होता है या फिर कुछ भी प्रकार का ऐसा गवर्नमेंट इनके फेवर में अगर काम करता है, तो डेफिनेटली दोस्त कंपनी के बैलेंस शीट में आप जो है कुछ अच्छा बदलाव देख सकेंगे। लेकिन इसको समय ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए अभी तो हम बात करते हैं एजीआर के बारे में कि बाकी एजीआर के वजह से अभी जो इन्वेस्टर हैं, जो बाकी ब्रोकरेज हाउस है, उनका क्या कहना है इस वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर नोमुरा के उपाध्यक्ष अनुसंधान विश्लेषक हेमंत खन्ना का कहना है कि वोडाफोन आइडिया अपने बड़े ऋण के बावजूद जो है व्यवसाय स्थिति को सुधारने और पुनर्निर्माण करने में सक्षम होगी और आने वाले वर्षों में भारतीय दूरसंचार उद्योग के मजबूत दृष्टिकोण में भाग ले सकती है। दोस्तों विश्लेषकों का मानना है कि अगर वोडाफोन आइडिया को इस संकट से बाहर निकलना है तो उसे ऋण को इक्विटी में बदलने या फिर विस्तारित स्थगन के साथ साथ आक्रामक टैरिफ बढ़ोतरी के मामले में सरकार की समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं तो सितंबर 2025 में केंद्र में चल रहे यह रोक है वो समाप्त होने के बाद वोडाफोन आइडिया को मार्च में सन 2026 में 29,000 करोड़ रुपए और मार्च सन 2027 में 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। नोमुरा के अनुमान के अनुसार वोडाफोन आइडिया वित्त वर्ष सन 2026 में 22,400 करोड़ रुपए एबिटा उत्पन्न कर सकती है, जिसका उपयोग वह आंशिक रूप से सरकारी बकाया को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। यदि वोडाफोन आइडिया 12,000 करोड़ रुपए के बकाये को इक्विटी में बदल लेती है तो अपने एबिटा के जरिए वह शेष 17,000 करोड़ रुपए चुकाने में सक्षम हो सकती है। और अगर वित्त वर्ष सन 2027 की अगर मैं बात करूं तो वोडाफोन आइडिया को 26,100 करोड़ रुपए का एबिटा उत्पन्न करने का अनुमान है।
बकाया चुकाना संभव है अगर वोडाफोन आइडिया 17,000 करोड़ रुपए के बकाया को इक्विटी में बदल सके और शेष 26,000 करोड़ रुपए को अपने एबिटा के जरिए आराम के साथ चुका सकता है। हालांकि विश्लेषकों ने यह चेतावनी देते हुए भी कहा कि अगर उच्च एबिटा का सृजन करना है तो इसके लिए कंपनी को आक्रामक टैरिफ वृद्धि की आवश्यकता होगी, जिससे कंपनी की बाजार में हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों मेरे पास कुछ डाटा है जो कि ट्राई के द्वारा दिया गया है, जैसे कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो इस डाटा के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्त, को वोडाफोन आइडिया ने बीते हुए महीने में यानी कि जुलाई के महीने की बात करूं तो लगभग 1.41 मिलियन ग्राहक को खो दिया है। जबकि इसके जो कंपटीटर हैं यानी कि जियो की भी अगर मैं बात करूं तो जियो ने लगभग 0.7 मिलियन जो ग्राहक है को खो दिया। उसके अलावा भारतीय एयरटेल की भी मैं बात करूं तो भारतीय एयरटेल ने सबसे ज्यादा 1.69 मिलियन ग्राहक को खो दिया है। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल ने लगभग 2.9 मिलियन जो ग्राहक हैं उसको एक्वायर किया है, मतलब ऐड किया है। अब इसका ये इसलिए हुआ क्योंकि आप सभी को पता है कि बाकी कंपनियों ने अपना जो टैरिफ में वृद्धि किया था इसी वजह से। तो दोस्तों अगर इस प्रकार डाटा को अगर हम देखें तो फिर वोडाफोन आइडिया को अपना टैरिफ हाइक करना जो है, ग्राहक खोने का जो खतरा बना रहेगा। तो हो सकता है कंपनी कुछ इसके अलावा कुछ और दूसरा इनिशिएटिव लाता है तो बात अलग रहेगा। दोस्तों वोडाफोन आइडिया पर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो किसी इन्वेस्टर ने इसको 2.5 रुपए तक का लक्ष्य दिया है, तो किसी इन्वेस्टर ने जो है इसको 15 रुपए तक का लक्ष्य दिया है। तो अलग अलग इन्वेस्टर का अलग अलग मत है। तो गोल्डमैन सैक्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बेचने की रेटिंग दी है और सबसे कम मूल्य 2.5 रुपए का जो है लक्ष्य दिया है। इनका कहना है कि एजीआर देनदारियों में सरकार का कोई समर्थन या राहत नहीं होगा, इनका इस प्रकार का मानना है। इसके विपरीत अगर मैं नोमुरा की बात करूं तो नोमुरा ने जो है 15 रुपए का लक्ष्य दिया है और 15 रुपए का लक्ष्य दिया है, खरीदने की रेटिंग दी है। इनका कहना है कि जो है ओवरहैंग खत्म होने के बाद सबसे बुरा दौर जो है बीत चुका है। अब शेयर के इतने गिरने के बाद जो भी इन्वेस्टर है उनको खरीदने का मौका दे रही है। इसी प्रकार से यूबीएस का भी मानना है, उन्होंने भी जो है खरीदने का रेटिंग दिया है और जो व्यक्ति खरीदा है उसको होल्ड करने की रेटिंग दी है। उनका कहना है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका खारिज किए जाने से केंद्र द्वारा पूरी तरह से छूट दिए जाने की संभावना जरूर कम हो गई है, लेकिन हम इक्विटी रूपांतरण और स्थगन की संभावना से इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिससे कंपनी की स्थिति सुधर सकती है। अब दोस्तों वर्तमान में नजर डालें तो कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप 71,237 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस 10 रुपये 50 पैसे का है, जो कि 52 वीक लो के बिल्कुल करीब है। 52 वीक लो इनका 9 रुपये 79 पैसे था, जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही कंपनी ने टच किया है। और 52 वीक हाई की बात करूं तो 19 रुपये 20 पैसा इनका 52 वीक हाई रहा है। करंट कर्जा अगर डेप्ट की बात करो तो कंपनी के पास 2,43,800 करोड़ रुपए का कर्जा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 40% की है। यहाँ पर कुछ अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में अगर थोड़ा सा हम अगर नजर डालेंगे तो कंपनी के सेल्स के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो आप देखेंगे कंपनी ने के सेल्स में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुआ है। 2016 में कंपनी ने 35,949 करोड़ रुपए का सेल्स किया था, जो कि अभी थोड़ा सा जो बढ़ करके जो हुआ है फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में 42,652 करोड़। तो यह 8 साल में यह इतना बढ़ोतरी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि कंपनी ने 8 साल तक जो है 2016 के बाद लॉस दर्ज किया है। ये मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। ट्रेलिंग 12 में मैं बात करूं तो 42,504 करोड़ का नेट सेल किया है। इसके अलावा कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बेशक सुधार किया है, जैसे कि पहले 30% के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, जो कि अभी बढ़ करके लगभग 40% के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। अब अगर आप नेट प्रॉफिट में नजर डालेंगे दोस्तों, आप नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो कंपनी ने 2016 में जो है नेट प्रॉफिट जनरेट किया था 2,728 करोड़ रुपए का, जो कि पॉजिटिव था। लेकिन उसके बाद से अगर हम बात करें तो हर साल कंपनी ने लॉस ही दर्ज किया है और पूरे 8 साल में अगर हम बात करें तो कंपनी हर साल लॉस दर्ज किया। और पिछले फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में कंपनी ने 31,238 करोड़ रुपए का लॉस दर्ज किया था और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर हम बात करें तो कंपनी ने 29,830 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया है।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अध्ययन रहा, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला होगा, काफ़ी चीज़ें जानने को मिला होगा। आपका क्या मानना है? आप क्या करना चाहते हैं? कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि सारे माल बेच करके निकल जाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए शेयर बाज़ार है, कुछ भी हो सकता है। कंपनी चाहे तो आगे बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकती है, क्योंकि दोस्त यह भी अपने सेक्टर का खिलाड़ी रहा है। बेशक इनके कंपटीटर की अगर मैं बात करूँ तो जियो और एयरटेल के पास ग्राहक आधार थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यह भी कंपनी अपने आगे चल के कुछ ना कुछ तो करने का प्रयास ज़रूर करेगी। तो आपका क्या मानना है? मेरे द्वारा दिए गई जानकारी से किसी भी प्रकार की बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप एक बार और अपना अध्ययन कर सकते हैं और अपना निर्णय जो है ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तो फिर विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।